डॉक्टर साहब, ये रेकोडेक काफी अरसा से हम खबरों में सुनते आ रहे हैं। ये क्या है? ये कोई इंग्लिश वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये क्या है क्या? जी, बताने से पहले मैं थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर फरीद मलिक है, मैक्स चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का, और मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना कॉलेज ऑफ माइंस का। माशाल्लाह। जो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो माइनिंग और मेटलर्जी में है। ये जो रेकोडिक है जी, ये इसका जो ये बलोची जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है रेत का टीला। और ये चागी डिस्ट्रिक्ट में एक रेंज है। इसके एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान, और ये काफ़ी मिनरल में काफ़ी माला माल है। और वो काफ़ी अरसे से ईरान की साइड पे सरचश्मे माइन उनकी है। वो तांबा भी निकालते हैं, सोना चांदी अपने ज़रूरियात की वहाँ से निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस तरफ संदक का प्रोजेक्ट 92 में शुरू हुआ था, और कोशिश यही थी कि हम अपना तांबा यहाँ से निकालेंगे और फिर सोना चांदी रिफाइन करके और तांबा रिफाइन करके हम इस्तेमाल करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है, मैं उसमें कंसल्टेंट रहा और मैंने बड़ी कोशिश की कि वो प्रोजेक्ट हम सही मैनेज करें और उसको पाया तकमील तक पहुँचाएं, मगर हम नहीं पहुँचा सके। वो फाइनली जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर था जिसने वो बनाया था, मेटलर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, उनको दे दिया गया। अब वो उसकी कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। डॉक्टर साहब, कॉन्सेंट्रेट से क्या मुराद है? कॉन्सेंट्रेट ये होता है कि जी आप जब जमीन से खोद के पत्थर और मिट्टी और ये सारा कुछ निकालते हैं, पहाड़ को तोड़ के या उसमें सुराख करके डिग करके, तो उसको जो निकाल के आप पानी क्रश एंड ग्राइंड करते हो, छोटे पीसेस में लाते हो, फिर उसमें से पानी में और हवा गुजारते हैं और कुछ केमिकल्स डालते हैं, उसको फ्लोटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। उससे एक मलाई सी बन जाती है, झाग सी बन जाती है। वो झाग में आके वो मेटल फंस जाते हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे उसमें फंस जाते हैं। वो झाग आप उतार लेते हैं मलाई के तौर पे, और उस झाग को फिर आप आगे जाके स्मेल्ट करते हो, यानी हीट करके और रिफाइन करते हो, उसमें तांबा सोना चांदी अलग अलग करते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है झाग बनाने का, ये 30% प्रोसेस होता है टोटल प्रोसेस का। तो संदर्भ में भी ये हुआ कि उन्होंने झाग बनाई और वो चाइना ले जाते हैं, और जो बहुत थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो हमारा बनता हमें दे देते हैं। अब यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ, ये तकरीबन सन 2000 के करीब, टेटलान कॉपर कंपनी थी, उससे एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि वो 25% हिस्सा इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की होगी, 75% उनकी होगी, और वो एक्सप्लोर करेगी। इसमें होता है माइनिंग में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन की जाती है, यानी उसको ढूंढा जाता है और उसके अंदाजा लगाया जाता है कितना है, कितनी क्वांटिटी है, फीजिबल है भी या नहीं, फाइनेंशियल सेंस बनती है या नहीं बनती। सही। अच्छा, और जब कोई एक्सप्लोर कर लेता है तो फिर उसको माइनिंग लाइसेंस भी दे दिया जाता है। तो ये टेटलान कॉपर कंपनी वाले जब ये सन 2010-11 में माइनिंग लाइसेंस लेने गए, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कहा जी हमसे एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ था और इफेक्टिव एग्रीमेंट हमें बहुत कम इसमें हिस्सा मिल रहा है, तो ये रीनेगोशिएट होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जी हम रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। इन द मीन टाइम वो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस कर दिया। सही। और वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जो हर चीज में वो वोटर एक्शन वो लेते थे, और ऊपर से उन्होंने गलत एक्सपर्ट्स को बुला लिया, टॉपिक एनर्जी के वगैरह को बुला के, और उन्होंने ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। जुर्माना भी तो वो बाद में थे। जब एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन में आपको जाना पड़ता है। उसमें जब आर्बिट्रेशन में गए तो हमारा केस बड़ा कमजोर था, उसमें हमें जुर्माना हुआ $6 बिलियन का, और वो टोटल कोई $11 बिलियन तक जुर्माना हमें हो रहा था। मैं शुरू से इसमें इन्वॉल्व रहा। अच्छा। हाँ, और मेरी कोशिश थी कि सबको एक टेबल पे बुला के नेगोशिएटेड सेटलमेंट किया जाए। देखिए, कारोबारी आदमी फड्डा नहीं करता, वो पैसे कमाने आता है, अपॉर्चुनिटी पे आता है। तो मैंने बड़ी कोशिश की इनको एक टेबल पे लाया जाए और इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर एग्रीमेंट थोड़ी ऊंच नीच थी तो वो दे वर विलिंग टू नेगोशिएट। तो मैंने कोशिश की, मैं सबसे मिलता हूँ, आई मेट एवरीबॉडी। कनाडा भी गया, जो है बैरिकोड जो हेडक्वार्टर उनका हुआ, तो सबसे मैं मिलता रहा, मगर वी कुड नॉट पुट द पीसेस टुगेदर। ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि हम सारे वो जोड़ नहीं सकते पीसेस। बहरहाल अब ये एग्रीमेंट हुआ जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कर दिया। अब 50-50 बेसिस पे हो गया। सही। आधा उनका आधा हमारा। मगर इसमें जो मैं समझता हूँ, जो हमारा आधा है उसका हमें कंट्रोल खुद लेना चाहिए, और उस आधे को खुद हमें रिफाइन और प्रोसेस करना चाहिए, ताकि उससे हम अपना सोना, तांबा और चांदी हम काबिल इस्तेमाल करें, उसको मुशर्रफ में, यानी हमें बाहर से मंगवाना ना पड़े। इंपोर्ट जो हमारी को 0.5 मिलियन टन हम कॉपर मंगाते हैं। अब ये कि हम अब कॉडियों के भाव अपनी चीज भेज देंगे,
और फिर लाखों के लोग भाव उनसे वापस खरीदेंगे इंटरनेशनल रिफाइनिंग के बाद, यानी जहां वो ले जाएंगे छाछ यहाँ रह जाएंगे। हाय, हाय। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ अभी भी हमारे इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हम जो हमारा 50% अब एग्रीमेंट हो गया है, अब उससे निकल गए हैं बाइंड में से, अब वो इलाका खुल गया है। पाकिस्तानी माइनिंग कंपनी अब गई है वहां, वो भी माइनिंग करेंगी क्योंकि उनको एक इलाका दिया गया, सारा नहीं दिया गया। उसमें फिर हमें पोटेंशियल है कि अब हम करें, क्योंकि अब वो थर के अंदर क्योंकि माइनिंग हो रही है, कोयला हम निकाल रहे हैं, उसमें मैं इन्वॉल्व था। तो अब हमारे पास कोई माइनिंग एक्सपीरियंस आ गया है, अब हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम टीवी में देख रहे हैं, उस फैसले के हवाले से आप काइंडली थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। उन्होंने जो हमें डिफॉल्ट का खतरा था और जो $6 बिलियन का जो खतरा 15 दिसंबर तक एग्रीमेंट करना था, उससे बच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनस्टक कर दिया, जो एक रुकी हुई थी चीज उसको उन्होंने खोल दिया और उसको लीगल कवर भी दे दिया। इससे इन्वेस्टर जो है अब वो सेटिस्फाइड है एंड दे विल स्टार्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल। और वो 6 से 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब सेफ है। मगर इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ये कहा है कि जी जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने और KPK गवर्नमेंट ने माइनिंग लॉज और रेगुलेशंस तैयार कर ली हैं, इस तरह बलूचिस्तान को भी करना चाहिए, ताकि एक फ्रेमवर्क हो, ताकि आइंदा इस तरह के हम प्रॉब्लम्स भी ना हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।